नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने नहीं समझने आए हैं। आज हम रटने नहीं जीतने आए हैं। तो तैयार हो जाइए विज्ञान की रोशनी में भविष्य चमकाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस वीडियो में हम लोग इस कंप्लीट चैप्टर को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या होता है? आपको अच्छे से सुनना है, लिखना नहीं है। आपका अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं प्रकाश क्या होता है। तो अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश कहलाता है। तो आप सरल भाषा में बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश कहलाता है। तो आप इस यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे समझ सकते हैं? तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप कभी जब किसी अंधेरे कमरे में रहते हैं और लाइट चली जाती है तो आप ध्यान दीजिए, एकदम आप ऐसे ऐसे करके चलते हैं, एकदम आपके सामने कुछ नहीं दिखता, आप दीवार के सहारे या किसी के सहारे चलते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट आ जाती है तो आपका माइंड तुरंत क्लिक करता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो वहां पे आपके अंदर क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है, आप स्पीड से चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अर्थात अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। विवर्तन और ध्रुवण ये सभी पॉइंट्स आप नेक्स्ट कक्षाओं यानी कि क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रकाश के गुण याद रखने हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हमने दो चीज पढ़ा, प्रकाश, प्रकाश के गुण। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन की, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा क्या है? एक चिकना सतह है जिस पर ये क्या कर दी गई है? कलई कर दी गई है लेड ऑक्साइड की। लाल ऑक्साइड की यहाँ पे क्या कर दी गई? कलई। तो यहाँ पे जब कोई लाइट किसी चिकने तल पर पड़ती है तो चिकने तल से टकरा करके वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो चिकने तल से टकरा करके वापस लौट जाती है। चिकने तल से टकरा करके वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, ये M1 ये M2 हमारा क्या है? एक दर्पण है। ये हमारी क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण है। रटना नहीं, एक एक पॉइंट आपको समझ के चलना है। आपतित किरण है। ये हमारी क्या है? परावर्तित किरण है। और अगर हम इस पे नॉर्मल ड्रा करें, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारी आपतित किरण है ये अभिलंब से जो कोण बनाएगी इसे हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। आपतन कोण बोलेंगे। और जो हमारी परावर्तित किरण है वो अभिलंब से जो कोण बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तित। आपतन कोण इसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको हम एंगल I से डिनोट करते हैं, इसको एंगल R से डिनोट करते हैं। तो यहां से ये क्या है हमारा? ये आपतन बिंदु, याद रखना है क्या है? आपतन बिंदु है। यहां पे आपको डिफिनेशन तुरंत अच्छे से क्लियर करनी है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। इसके दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण I
तथा परावर्तन कोण r आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा एंगल बन रहा था, यहाँ से हमने अभिलंब डाला तो ये आपतन कोण I है और ये आपतन कोण R है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पहला रूल कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है प्रकाश का परावर्तन का, कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। ये आपको याद रख लेना, ये कि पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आपको बस समझना है। आपको अगर समझ में आ गया ना तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं केवल सुन करके। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार चिकने तल पर पड़ती है तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, पहला आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। दूसरा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के गुण। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, क्या है हमारी, प्रतिबिंब है। तो यहाँ याद रखना, ये दूसरा नियम आप नोट डाउन कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। मेन फोकस है हमारा समझना। अगर समझ में आ गया तो नोट्स आप आसानी से बना पाएंगे, एक एक पॉइंट सुन करके भी, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। इमेज यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिएगा, अच्छे सुनिएगा, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। इमेज यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब पहले देख लीजिए, जैसे कि यह हमारी है, यह हमारा मिरर है। मान लीजिए कि यहां से प्रकाश की किरण आई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेने की, ये वाला पॉइंट्स आपको, मतलब ये फिगर आपको अच्छे से आगे जब इसका नंबर आएगा तो अच्छे से समझा दिया जाए। अभी आप ये समझ लीजिए, यहां से प्रकाश की किरण गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जब यहाँ से लाइट वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस लौटेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा होगा, कैसा इमेज बन रहा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। डेफिनेशन केवल इसके हेडिंग में ही छिपी हुई है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इमेज बनाया जाए और यहाँ से मान लीजिए दर्पण, यहाँ से कोई लाइट जाएगी तो ये वापस लौट आएगी। ये आपको अच्छे से अभी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में समझाया जाएगा। ये कोई लाइट गई तो ये क्या हो जाएगी, इधर मतलब इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। और अगर हम इसको इस साइड बढ़ाया जाए तो ये कहाँ पे जाएगी, मुख्य फोकस पे होकर जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डैश 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 का मतलब है इधर जो इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, आभासी इमेज बनेगी। कैसी, आभासी प्रतिबिंब बनेगी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आपको प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम रियल इमेज बोलते हैं और दूसरा वर्चुअल
आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उससे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर रहे। आपको नोट्स बनाने का अभी टेंशन नहीं लेना है, केवल इस चैप्टर को आप पहले समझिए, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया ना तो फिर आप आसानी से नोट्स बना पाएंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। आप बस आसानी से सुनते रहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन और प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ये सभी पॉइंट्स हमने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। ये जस्ट आपके किस लिए है, ये जस्ट आपके हिंट के लिए है हमारे, कि हम आपको कौन कौन सी हेडिंग पढ़ा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग मिस ना हो जाए, इसलिए ये बना के लाए हुए हैं। तो ये अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, दर्पण, दर्पण जिसे हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। तो दर्पण क्या होता है, मिरर, किसी चिकने पारदर्शी तल का एक पृष्ठ जिस पर कलाई अथवा वॉल ऑक्साइड का लेप लगा देती हैं और उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वह निकाय दर्पण कहलाता है। ध्यान दीजिए, आप इसको लिख लीजिए, यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके एक दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। मान लीजिए कि एक गोला है, ध्यान दीजिए, इसी के माध्यम से समझ लीजिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके एक परत पे मतलब कोई भी डायरेक्शन पे, मतलब ये हमने क्या किया, एक परावर्तक पृष्ठ बना लिया। ठीक, परावर्तक पृष्ठ बना दी, मतलब यहाँ पे कोई लाइट आएगी तो ये लौट जाएगी, परावर्तक पृष्ठ बन गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिगर के माध्यम से आप समझिए कि गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, ठीक है, जिसके एक साइड पर क्या किया जाता है, कलाई करके दूसरे पृष्ठ को क्या किया जाता है, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। दर्पण दो प्रकार के हमें पढ़ने हैं, पहला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसकी डिफिनीशन आपको नहीं पूछी जाती, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की पूछी जा सकती है। अवतल दर्पण क्या होता है, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ मतलब है कि जिस सतह पर टकरा करके कोई लाइट वापस लौट जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ से कोई लाइट जाएगी तो ये टकरा करके वापस लौट आएगी, तो ये हमारा क्या, कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग मिरर है, यानी कि एक प्रकाश की किरणों को आपस में मिलाता है, और ये डाइवर्जिंग मिरर है, मतलब कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, बिखेर देता है। अब इसकी तरफ जितनी भी प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे आएगी तो ये इस डायरेक्शन में वापस कर देगा इसको, और ये इसकी साइड में देखिए कोई इमेज आ रही है तो ये आपका मिला दे रहा है, अंदर की ओर ले रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब सारी याद रखना है। तो दर्पण आपको समझ में आ गया होगा दोनों। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण।
समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? एकदम समतल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे दर्पण के मुख्य उपयोग की। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के उपयोग की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे लिख लेते हैं, उपयोग अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग जो करते हैं डॉक्टर लोग करते हैं, क्या करते हैं? आपके आंख, कान, मतलब ये नाक, मुंह के अंदर दांतों का इलाज करने के लिए डेंटिस्ट जो होते हैं दांतों का इलाज करने के लिए वो देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। और कहाँ करते हैं? स्टीमरों में, सर्च लाइट में, लैंपों में, ये सभी परावर्तक पृष्ठ के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किस लिए करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी, वाहनों में किया जाता है रियर व्यू मिरर को देखने के लिए, यानी कि पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो गए, यहाँ से आपको मतलब पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो ये सारी है, इसी टॉपिक पे प्रकाश पे ही सुनिएगा। रोशनी की दुनिया है, विज्ञान का है ये ज्ञान। रोशनी की दुनिया है, विज्ञान का है ये ज्ञान। प्रकाश की हर किरण में छुपा है एक नया विज्ञान। परावर्तन हो या अपवर्तन, सबका अपना राज है। जो समझ ले इस चैप्टर को वही असली बाजीगर आज है। तो आज ही आप बाजीगर हैं, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ के जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक हेडिंग आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो बाजीगर, जितने भी बाजीगर देख रहे हैं वो आज लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और इस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्नों को अपने अंक में शामिल करेंगे। कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे और फिर थर्ड वीडियो में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ लेते, लिख लेते। बनने वाले प्रतिबिंब पूछा ही जाता है। पहला पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पे होगी तब कहां पर, अभी इमेज नहीं पढ़ना है, सॉरी, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। अवतल दर्पण छोड़िए, गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ना था। एक एक पॉइंट आपको क्रम से चलना है। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कौन कौन सी डिफिनीशन पढ़नी है? पहला तो हमें पढ़ना है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दूसरी हेडिंग पढ़नी है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। तीसरी पढ़नी है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। और चौथा हमें पढ़ना है मुख्य अक्ष। पांचवा पढ़ना है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। छठा पढ़ना है छठा नहीं, 5 आपको पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे समझते हैं। ये हमारा मान लीजिए कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये हमारी क्या है? मुख्य अक्ष है। ये हमने क्या किया, इसके एक साइड पे क्या किया, कलर कर दिया लेड ऑक्साइड का। ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 है। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को, ये जो लाइन पास हो जा रही है, ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर C है
और ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस एफ है। ध्यान दीजिए, अभी इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे। ये जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मुख्य फोकस और ये दर्पण का ध्रुव हो गया, इसको मिलाने वाली रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष। अब आप इसकी डिफिनीशन कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये हमारा हो गया दर्पण, ये दर्पण का मध्य बिंदु बन रहा है, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद हो गया कि नहीं, कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपको गोलीय दर्पण दिख रहा था, इसको जब हमने एक गोले का आकार दिया तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बीच में क्या बन रहा है, सेंटर, और गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है, उस गोले के केंद्र की क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। दूसरी डिफिनीशन आपकी क्लियर हो गई होगी। तीसरी डिफिनीशन, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच के पॉइंट को या बीच के बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। आपको क्लियर हो गया कि नहीं। वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच के, दर्पण के ध्रुव के बीच के पॉइंट्स को या बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और फोकस दूरी किसे बोलते हैं, ध्यान दीजिए, फोकस दूरी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ये छठा पॉइंट आप लिख लीजिए, फोकस दूरी। और एक और रह गया होगा, वक्रता त्रिज्या। ये सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला, ये मुख्य अक्ष समझ में आया। दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारा की ये हमारा हो गया, दर्पण का द्वारा M1 और M2, ये आपका क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा। वक्रता केंद्र क्लियर हो गया, मुख्य फोकस ध्रुव पोल यानी कि ध्रुव हो गया, और दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है फोकस दूरी। मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। यानी कि जो हमारा सर्किल है यानी कि वृत्त है, गोली दर्पण जिस खोखला गोला है, उस गोले के केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। रेडियस क्या होती है, सेंटर यानी कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी को ही रेडियस बोलेंगे। और अगर पूरा नहीं लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर यानी कि व्यास हो जाएगा। तो पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए एक बार फिर से चित्र के माध्यम से याद कर लेते। पहला, वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। और दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और M1 और M2 ये हमारे क्या है, दर्पण का द्वारक है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच के पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। या ऐसे बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी से इमेज बनेंगे आगे चल के। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे मुख्य फोकस बोलते हैं। क्लियर। और फोकस, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। एक एक पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। कोई पॉइंट्स अगर कोई भी डाउट आए थोड़ा सा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब तो देंगे। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट्स बनता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये आपको नोट करके लिख लेना कहीं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इतनी हेडिंग देखिए, मुजबानी याद होगी। आप इसको रट्टा मारते तो रटना नहीं है। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का आटा गया भाग, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसे मुख्य फोकस बोलते हैं।
मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। डेफिनेशन आपको अभी नहीं बताया था, अब बता रहे हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। दर्पण का द्वारा, दर्पण M और M2 दर्पण का द्वारा के फोकस दूरी, वक्रता फोकस, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इसको अब रख कर देते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। आपको जैसे हमने कहा था कि इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट्स को क्या करेंगे, समझेंगे, रटने का कोशिश नहीं करेंगे। तो सेम वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, चित्र के माध्यम से एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि वन शॉट थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन हाँ आपको एक एक पॉइंट एग्जाम में एक एक नंबर आपको यहाँ से दिला के जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध डायरेक्ट पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र लिखिए। फोकस दूरी F बराबर क्या होता है, R/2। अच्छा, ये फार्मूला आपको कहाँ से आई ये समझ लेना, रटना नहीं है। अभी हमने क्या पढ़े थे, अभी हमने पढ़ा था कि ये कोई यहाँ से लाइट जाती थी, ये हमारे क्या है, वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, इसके बीच के डिस्टेंस को हमने फोकस दूरी पढ़ा था, और इसके बीच के डिस्टेंस को हमने वक्रता त्रिज्या। तो ध्यान दीजिए, मुख्य फोकस R, F बराबर क्या होता है, R/2। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रेडियस है, इसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोकस दूरी आ जाएगा। तो ये फार्मूला कहाँ से बना है, यहाँ से बना है। आपको एक एक पॉइंट रटना नहीं है। तो ये बराबर क्या होता है, R/2। R यहाँ पे क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, और F क्या है, हमारी फोकस दूरी है, फोकस दूरी। ये आपको याद रखनी, फार्मूला आएगा तो इस प्रकार से आप इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़े गोलीय दर्पण UV तथा F में संबंध। गोलीय दर्पण UV तथा F में संबंध। यहां से न्यूमेरिकल बहुत हिंट मिलेगी। फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। याद रख लेंगे आसानी से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे f क्या है, f हमारी क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत आती है इनका सिंबल रखने में, किसको प्लस में रखेंगे, किसको माइनस में रखेंगे, तो वो आपका डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी चिन्ह परिपाटी, यानी कि अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण, तो आप सीधा सीधा याद रखिए, अवतल दर्पण में होते हैं सभी निगेटिव, और उत्तल दर्पण में U को छोड़ करके सभी पॉजिटिव। तो अवतल दर्पण में क्या क्या होते हैं, सभी की वैल्यू निगेटिव होती है, U, V, F, इन सभी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। और याद रखिएगा यहाँ से एक पॉइंट और, यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने, मान लीजिए कि ये दर्पण है, इसके अगर पीछे इधर प्रतिबिंब बनता है तो U यानी कि V की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो V का मान, यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बने, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो V का मान क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में याद रखना है केवल U का मान क्या होता है, माइनस में, बाकी सभी का क्या होता है, प्लस में। बाकी सभी का मान क्या होता है, V, F, ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। U का मान नेगेटिव होता है, बाकी सभी किसमें होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। F तथा R भी सभी F तथा R भी यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं।
तो हमने समझा फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2। गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और अवतल दर्पण में सभी निगेटिव में होते हैं। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो v का मान धनात्मक होता है। ठीक उसी प्रकार उत्तल दर्पण में u को छोड़ करके सभी पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, u निगेटिव में होता है। ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग डाल के समझा लेते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I/O। m बराबर I/O याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी फार्मूले यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ये क्या है? I क्या है? प्रतिबिंब का आकार है, वो वस्तु का आकार है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ये क्या है? वस्तु का आकार है। तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। रटना नहीं, आपको फार्मूले से सिंपल वे में याद कर लेना है कि प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को ही हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन बोलते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, बस हो गया। इतना आपको याद रखना है। और m बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे m बराबर क्या होता है? -v/u भी होता है। -v/u भी होता है, याद रखना है। -v क्या है? प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी होती है, u क्या? वस्तु की दूरी होती है। अभी हमने पढ़ा ये प्रतिबिंब की दूरी और v u क्या है? वस्तु की दूरी होती है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, तो ये आपको याद रखना है। रेखीय प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु के दूरी के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन बोलते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं। या प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन बोलते हैं, याद रखना है। तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो भी हमने हेडिंग डाल रहे थे पहले। तो थोड़ा सा इसको रब करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड आपको अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। क्वेश्चन आपके कंफर्म है 1 से 2 नंबर के यहाँ से बनना है। कि केवल इमेज बोल देगा कि वस्तु यहाँ पे रखी है और इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा। तो इसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। वेट करिए थोड़ा सा, और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट के 5 मिनट में पूरे चैप्टर का एक फास्ट रिवीजन भी होगा, एकदम ओरली। क्या क्या हमने पढ़ा, कितना पढ़े, कितना याद है आपको, पूरा ओरली यानी कि मौखिक चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो कैसा इमेज बनेगा? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कौन सा इमेज है? अवतल दर्पण है। और ये हमारी क्या? मुख्य अक्ष है। यहाँ पे हमने पढ़ा था दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ पे हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे हमारा मुख्य फोकस होता है। ये पॉइंट्स आपको पढ़े हैं। अब मान लीजिए हमारी वस्तु कहाँ पे? अनंत पे। अनंत मतलब है वक्रता केंद्र से बहुत दूर है, इधर अनंत पे। तो ये अनंत पे है, तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगे? मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। ये आपको याद रखना है। फिर हम क्या रखना है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ होकर जाएगी? मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। तो ये आपको याद रखना है एकदम एग्जैक्ट। तो हमारा यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पे होकर बन रहा है। कैसा बन रहा है? ये सभी स्थिति आपको लिखनी। कैसे बन रहा है? मुख्य फोकस पे बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, क्या आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? तो ये आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। पहली बात तो वास्तविक प्रतिबिंब,
दूसरा उल्टा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का, बहुत छोटा बनेगा। ध्यान दीजिए, बहुत छोटे एकदम बिंदु आकार का यहीं पे बन जा रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। जब वो तो अनंत पे रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। कहाँ पे बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा। और कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनेगा। तो ये पॉइंट्स आपको सब लिखनी होती है। पहला पिक्चर आपको क्लियर हो गया, पूछा ही जाता है। दूसरा है जब वस्तु C से परे हो, मतलब C से के पास में रखी हो। दूसरा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच पे रखी हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब कहाँ पे इमेज बनेगा, कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। एक एक हेडिंग आपको यहाँ से याद हो जाएगी चित्र बनाते बनाते। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश, ये हमारा क्या है? C है, और ये हमारा क्या है? F है, और ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारी रखी, यहाँ पे ये हमारी क्या है? वस्तु है। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहीं से नहीं, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये आपको रट लेना, दिमाग में बैठा लेना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये आपको 100% याद कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से इमेज बनाएंगे। ये तो यहाँ पे कट कर रही है, थोड़ा सा और सही से बना लेते हैं। इमेज बनाना सीख लीजिए, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। इमेज जितना क्लियर इमेज बनेगा उतने अच्छे मार्क्स होंगे। तो मुख्य अच्छे से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ये हमारा मुख्य फोकस हो गया। ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे होकर जाएंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे कट कर रही हैं? ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे कट करेंगे वहीं इसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे कट कर रही हैं तो ये हमारा यहाँ पे इमेज बनेगा। कैसा बन रहा है? ध्यान दीजिएगा, वस्तु से छोटा बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। यहाँ पे देखिए इमेज हमारी कैसी सीधी थी, यहाँ पे हमारी कैसी इमेज है? उल्टी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? उल्टा बनेगा, या उल्टी लिख सकते हैं। और कहाँ पे बनेगा? C तथा F के मध्य बनेगा, C तथा F के मध्य में बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है जब वस्तु, अभी देखिए पहले कहाँ थी? अनंत पे थी, फिर कहाँ पे लाए? वक्रता केंद्र से थोड़ा सा पहले, यानी कि वक्रता केंद्र से और अनंत के बीच में ले आए। अब हम तीसरे वाले में क्या करेंगे? इस वस्तु को कहाँ पे ले आएंगे? वक्रता केंद्र पे ले आएंगे। तो तीसरा प्रतिबिंब क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, एक बार चेक करेंगे थोड़ा सा क्लियर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो कहाँ पे बनेगी? ध्यान दीजिएगा, सेम अवतल दर्पण ये बनेगा आपका, और ये हमारे क्या हो गए? मुख्य अक्ष हो गई। ये हमारा मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। वो ऑब्जेक्ट हमारे कहाँ है? यहाँ पे, वस्तु हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ से अब हमारी जो लाइट जाएगी कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर के जाएगी और यहाँ पे कट करेगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, जितनी बड़ी वस्तु थी हमारी उतनी बड़ी इसका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये हमारी वस्तु थी, तो ये हमारी प्रतिबिंब थी। कहाँ पे बन रही? वक्रता केंद्र पे ही बन रही प्रतिबिंब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा
वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार का बनेगा, यानी कि जितनी बड़ी हमारी वस्तु थी उतनी ही बड़ी यहाँ पे प्रतिबिंब बन रही है। और कहाँ पे बन रही है? वक्रता केंद्र पर बन रही है, वक्रता केंद्र पर बन रही है। तो ये 3 हेडिंग आपको क्लियर हो गई होंगी और 3 और है, अभी टोटल 6 केस बनते हैं और ये 6 केस आपके बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको रब करेंगे। अच्छे से नोट्स करते चलिए, यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि इमेज बना के समझाना, इसलिए नोट करना ही पड़ेगा आपको। या तो आप अच्छे समझते चलिए, नोट करने की कोई जरूरत नहीं, समझ में आ जाए बस। मेन पर्पज है आपको समझना, रटना नहीं। क्योंकि आप लोग रटते हैं सीधा कि अनंत पर होगी, कहाँ बनेगी? मुख्य फोकस पे बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी। आप रटते रहते हैं, चीजें समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक एक प्रतिबिंब के माध्यम से समझेंगे। चौथा क्या है? अभी तक हमने क्या कहाँ पे रखा? सी पे रखे थे। अब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? सी तथा एफ के बीच में रखेंगे। चौथा वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रख देते हैं। इमेज आपको बनाना सीखना है, बहुत आसान है। ये हेडिंग आपको एग्जाम में लिख के आएगी, बस आपको प्रतिबिंब बनाना है और उसके कारण लिख देने हैं बस। ये हमारी प्रतिबिंब हो गई, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ध्यान दीजिए, वस्तु हमें दर्पण, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखनी है। तो मान लीजिए ये हमारी वस्तु है, यह मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये आपको याद ही रखना है, कोई भी कीमत पे ये जरूर आपको याद रखना। अगर ये नहीं याद रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और जो या दूसरी लाइट जाएगी कहाँ से जाएगी? यहाँ से होकर जाएगी। आप देखिए यहाँ पे कट कर रही है बाहर, तो सी से, ये हमारा वक्रता केंद्र है, तो सी से कहाँ बन रही है? सी से पीछे बन रही है। देखिए यहाँ पे वस्तु हमारी कैसी थी? छोटी थी। और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? देखिए बड़ा सा बन रहा है प्रतिबिंब। तो यही चीज हम रटते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस होगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, रटना नहीं, आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। इमेज बनाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो कैसी बन रही है? वास्तविक बन रही है, उल्टी बन रही है और बड़ी बन रही है। और क्या है? सी से परे बन रही है, सी से परे यानी कि अनंत तथा सी के बीच में, अनंत तथा सी के मध्य। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? वस्तु को और आगे ले जाएं। कहां पे ले जाएंगे? मुख्य फोकस पे लेके चले जाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे, जब वस्तु, 5वां नंबर है, जब वस्तु F पर, अब नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट इमेज कैसे बनाएंगे? जब वस्तु को F पर हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? F और दूर ले लेते हैं, F हो गया, C हो गया और ये P हो गया। हमें अब वस्तु को कहाँ रखनी है? यहाँ पे। तो यहाँ से ले जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, ये मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, याद रखना है। ये आपको जरूर याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण हमेशा मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी, ये आपको याद रखना है। तीसरी कहाँ से होकर जाएगी? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो लाइन है, जो प्रकाश की किरण है, कहाँ से होकर जाएगी? यहां से जाएगी सीधे ऐसे, और यहीं से टकरा करके सीधा वापस चली आएगी ऐसे। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब ये कहाँ पे बन रही हमको कोई क्लियर नहीं, ये जाके अनंत पे प्रतिबिंब कहीं बना रही होगी और बहुत बड़ी बनेगी। जैसे जैसे आगे जाएगी ये नीचे होके जाएगी, ये क्या करेगी? बड़ी होती जाएगी ऐसे, और बहुत बड़ी प्रतिबिंब बनाएगी। तो यहाँ की क्या लिखेंगे? वास्तविक बनेगी, उल्टी तो बनेगी ही, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा? बहुत बड़ी बन जाएगी प्रतिबिंब। और क्या बनेगी? अनंत पर बनेगी, अनंत पर बनेगी। तीसरा और लास्ट है उत्तल दर्पण का 6वां, जब वस्तु को F मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे। क्या हेडिंग रहेगी? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस तथा
ध्रुव के बीच। अब यहाँ पे हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, पीछे, जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, सेम उस फार्मूले का यहाँ पे काम हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है, ये प्रिंसिपल है, ध्रुव है, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब हमें फोकस कहाँ है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखनी है प्रतिबिंब को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर जा रही है, तो ये दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये आपको याद रखना है। दूसरी कहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से जाने के बाद यहीं से टकरा करके वापस लौट आएगी। अब यहाँ पे कहीं इमेज ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे ना बहुत दूर होते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे पीछे। जब इसको बढ़ाएंगे आगे तो ये कहीं इधर इमेज बनाएगी, यहाँ पे इमेज। तो यहाँ पे देखिए कैसी इमेज बना रही है, सीधी इमेज बना रही है, सीधी बना रही है और आभासी बना रही है। मतलब दर्पण के इधर बनता तो वास्तविक बनता, दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहां इमेज बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसको रब करते हैं, फिर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का गणना करते हैं। दो ही इमेज है उत्तल दर्पण के, और क्वेश्चन ज्यादा तक पूछे जाते हैं तो अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का गणना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उत्तल दर्पण कभी कभार पूछ लेता है, तो इसलिए याद रखना है, क्योंकि छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप थोड़ी सी गलती कर गए, जिस साल मान लीजिए आपने पढ़ा है उसी साल मान लीजिए पूछ लिया, तब क्या करेंगे, इसलिए याद रखना है। एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस नहीं करना है। तो हमने पढ़ा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब गणना, टोटल 6 केस पढ़े। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब गणना। तो अब हम बनाएंगे उत्तल दर्पण। बहुत जल्द आपका खत्म हो जाएगा, थोड़ा वेट करिए। 1 शॉट है तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत है, बड़ा वीडियो तो बनेगा ही। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला केस बनता है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, और दूसरा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु हमारी अनंत पर हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा उत्तल दर्पण है ना, वो वस्तु को क्या करता है, बिखेर देता है, आने वाली प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, और वक्रता केंद्र पीछे बनेगा यहाँ पे। ये हमारा ध्रुव हो गया, क्योंकि ये सर्किल कैसे बनेगा, इधर बनेगा, तो इस साइड हमारा क्या है, ये सब पॉइंट बनेंगे। ये हमारा क्या है, एफ हो गया, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र हो गया। ध्यान से देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है, तो ये प्रकाश को क्या कर देगा, बिखेर देगा, ऐसे चली जाएगी। और ये ऐसे लाइट आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी क्या होगा, वापस लौटा देगा इसको इस डायरेक्शन में। लेकिन जैसे हम इसको बढ़ाते हैं, तो ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा और आभासी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये वापस रियल में तो ये वापस में लौट आ रही है, और ये अगर हम इसको आगे ले जाए डैश डैश करके, तो ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, याद रखना है। आभासी बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, बहुत डेमिनिस्ट बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, और कैसा बनता है, सीधा बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहां पे बन रहा है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बन रहा है। नेक्स्ट है जब वस्तु हमारी अनंत तथा वक्रता केंद्र पर हो, तो ध्यान दीजिएगा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है,
उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हेडिंग भी आपको बीच बीच में याद कराते रहेंगे ताकि आप एक भी हेडिंग भूल ना पाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये मुख्य फोकस हो जाएगा, ये हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में मान लेते हैं यहाँ कहीं अनंत वक्रता केंद्र है और यहाँ पे अनंत है। वस्तु हमारी कहाँ पे है? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से कोई लाइट जाएगी तो ये क्या कर देगा? वापस लौटा देगा इसे, कहीं भैया हमारी पास मत आओ, तुम वापस लौट जाओ। उत्तल दर्पण की यही खासियत है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को वापस लौटा देगा। ये हो गया। ये इमेज गलत बन रही है, ध्यान दीजिएगा, इसको सही कर लेते हैं। तो पहला वापस कर दिया। दूसरा जब प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, ये हमारी वस्तु है, तो कहाँ से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, कुछ इस प्रकार से होकर के जाएगी। ध्यान दीजिए। और जैसे इधर आएगी तो कैसे आएगी? डैश डैश करके आएगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगी। तो अगर हम इसको यहाँ से मिलाएं तो ये कहाँ से होकर जाएगी? यहाँ से। मुख्य फोकस हमने क्या पढ़ा है बेसिकली कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाते हैं? मुख्य फोकस। तो ये हमारी कहाँ से गई? ये देखिए मुख्य फोकस से गई है। ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं थी। समांतर क्या होती है कि ऐसी दो लाइन जिनको बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी नहीं कट करती, उसे हम समांतर लाइन। तो ये समांतर है क्या? ये आगे जाकर के कट कर रही है, तो ये मुख्य फोकस से होकर कैसे जाएगी? तो ये डाउट भी आपके मन में रहा होगा, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जब हमने इसको बढ़ाया तो यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। छोटा बनेगा कहाँ से बनेगा? ध्रुव तथा एफ के बीच में। ध्रुव तथा एफ के बीच में। ये हमारी क्या है? वस्तु थी, और ये हमारी क्या थी? प्रतिबिंब थी। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सभी के सभी टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, किसी को इंपॉर्टेंट या वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ना सभी को जरूरी है। एक भी पॉइंट अगर मिस कर जाते हैं तो वो आगे कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत करता है, इसलिए सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमें पूरे चैप्टर को ही अच्छे से समझना है, और जो लास्ट तक बनेगा। हमने क्या पढ़ा था अभी? हमने क्या कहा था कि रोशनी की दुनिया है, विज्ञान का है ये ज्ञान, प्रकाश की हर किरण में छुपा है नया विज्ञान, परावर्तन हो या अपवर्तन सबका अपना राज है, जो समझ ले इस चैप्टर को वही असली बाजीगर आज है। तो जो लास्ट तक रुकेगा, जो इस चैप्टर को पूरा समझ जाएगा, बाजीगर वही होगा। इसलिए पूरे पॉइंट्स को अच्छे से समझ के चलिए, छोड़ना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वन शॉट में घुसे हैं तो वन शॉट का आनंद लेके ही जाना है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। याद हो गया होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। याद हो गया। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, इन दोनों नियम को हम फिगर बना के समझेंगे, नहीं आपको डाउट क्लियर नहीं रहेगा। पहला है विरल माध्यम से संघन माध्यम से। जब वह प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो हम बना लेते हैं अच्छे से इमेज। ये हमारे क्या है? एक लेंस, दर्पण है, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या है? अभिलंब है, ये हमारा क्या है? अभिलंब है, और ये हमारा क्या है? विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और ये हमारा क्या है? संघन माध्यम। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे जब वस्तु प्रकाश संघन माध्यम से
विरल में जाती है, संघन से विरल। तो हम इसी को सीधा इमेज कैसे बनाएंगे, ये यहाँ पे लिख देंगे संघन, यहाँ पे लिख देंगे विरल, ये माध्यम 1 लिख सकते हैं, माध्यम 1, ये माध्यम 2। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी, आप किससे जा रहे हैं, विरल और संघन। संघन मतलब कठिन माध्यम हो गई। मान लीजिए कि आप ऐसे दौड़ रहे हैं, आप बहुत तेजी से दौड़ेंगे, लेकिन जब आप रेत में आपको दौड़ा जाएगा या पानी पे दौड़ा जाएगा, कैसे दौड़ेंगे, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, आप उतनी स्पीड से नहीं जा पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जब वस्तु विरल से संघन माध्यम में जाएगी तो वह झुक जाएगी। जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, वो क्या करेगी, झुक जाएगी। थोड़ा आप स्लो हो जाएंगे कि नहीं, आप नॉर्मल रोड पे जब दौड़ेंगे तो बहुत तेज दौड़ेंगे, लेकिन आपके सामने विरल माध्यम आ जाए, थोड़ा सा कठिन माध्यम आ जाए, तो आप स्लो हो जाएंगे। स्लो हो जाने का मतलब झुक जाएंगे। भाई आप बहुत तेज दौड़े, झुक जाएंगे। तो सेम आपको याद रखना है, बहुत आसान सा। जब लाइट प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण सॉरी। तो आई का मान क्या होगा, अपवर्तन कोण आर से बड़ा होगा। ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि ये झुक जा रही है, सीधे जानी चाहिए तो झुक जा रही है। यहाँ पे क्या होगा, जब आप संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, यानी कि पहले आप पानी में दौड़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा, पानी में दौड़ रहे तो आप स्लो दौड़ रहे थे, जैसे ही आप पानी से बाहर आएंगे थोड़ी बहुत स्पीड से बढ़ेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, दूर हो जाएगा, मतलब आप बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये याद रखना है, इससे आपको हिंट लग जा रहा है, याद हो जाएगा। ये हो गया हमारा अभिलंब। अब याद कैसे रखें, प्रकाश का अपवर्तन पूछा जाता है, बेसिकली पूछा ही जाता है, तो 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर जितने एग्जाम में पूछा जाए आप लिख लेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। सॉरी, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला 2 नियम यहाँ पे पढ़ना है, आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल पे होते हैं। आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ना था, कोई बात नहीं। 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। याद रखना, अभी थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहला, जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और संघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये आपको याद हो गया होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन आपको क्लियर हो गया। 2 नियम आपको याद रखने हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। थोड़ा सा इमेज बना के और अच्छे से समझा देते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये कोई हमारा क्या मिरर है, ये हमारी क्या आपतित किरण है, तो यहाँ जानी चाहिए तो सीधे, तो ये या तो क्या करेगी, दूर हट जाएगी। तो याद रखना है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ये हमारी क्या आपतित किरण है, आपतित किरण। ये हमारी क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो हमने क्या पढ़ा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। 2 नियम होते हैं, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। आपतन कोण, ये हमारा क्या है, आपतन कोण, ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण। आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर। साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, याद रखना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कि स्नेल का नियम बोलते हैं, या साइन आई अपान साइन आर बराबर म्यू, इसे म्यू से भी डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है। प्रकाश का अपवर्तन आपका क्लियर हो गया होगा।
अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट के 5 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा बहुत फास्ट तरीके से, तो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको याद रहे। बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट के अंदर में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है? यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे क्या लिखा जाता है? फर्स्ट म्यू2 लिखा जाता है, 1 म्यू2। तो इसे क्या बोलते हैं? दूसरे माध्यम के साथ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, याद रखना है। यदि प्रकाश यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे क्या लिखते हैं? 1 m2 लिखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और माध्यम 2 का माध्यम 1 के लिए अपवर्तनांक, इसको क्या पढ़ते हैं? माध्यम 2 का माध्यम 1 के लिए अपवर्तनांक बोलते हैं। तो 1 म्यू2 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? साइन आई अपान साइन आर। ये आपका पॉइंट्स यहां से फार्मूला बन जाएगा। और अगर कांच तथा जल के लिए आ जाए, कांच तथा जल के लिए आ जाए तो वाटर ग्लास के लिए आ जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूसरी साइड जो रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? जी, तो म्यू जी आ जाएगा और म्यू डब्ल्यू आ जाएगा। ये आपको यार अभी टेंशन नहीं लेना, जब भी आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा तो ये आपका पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्वेश्चन पूछा जाता है तो म्यू इक्वल टू होता है सी अपान वी। ये याद रखना, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध का सूत्र है। सी क्या? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल। और वी क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ये याद रखना है। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता तथा हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता। याद रखना है, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आपको लिखाया जा रहा है। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस। हमने पढ़ा प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूरा पॉइंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस। लेंस में कुछ ज्यादा नहीं है, लेंस पढ़ेंगे और अवतल लेंस, उत्तल लेंस पढ़ेंगे, बस ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर 5 मिनट के अंदर में रिवीजन हो जाएगा। लेंस क्या होता है? लेंस, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो गोलीय समतल पृष्ठ का एक गोलीय समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, सुन लीजिए बस। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय समतल पृष्ठ या एक गोलीय समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस भी दो पढ़ने हैं, अवतल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस किसे बोलते हैं? जिसका अवतल दर्पण, अवतल लेंस जो किनारों में पतला, जो किनारों में मोटा तथा बीच में पतला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। यहाँ पे देखिए बीच में पतला है, किनारों में क्या मोटा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अवतल लेंस बोलेंगे। डेफिनेशन एकदम इमेज से समझिए, आपको आसानी समझ। जो किनारों पे पतला, मोटा तथा बीच में पतला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस किसे बोलते हैं? जो बीच में मोटा तथा किनारों पे पतला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। ये आपका क्लियर हो गया। अवतल लेंस किसे बोलते हैं? उत्तल लेंस। अवतल लेंस के उपयोग, उत्तल लेंस के उपयोग आप पढ़ लेंगे आसानी से। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। तो लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र क्या बन जाएगा? फार्मूला क्या याद रखना है लेंस का?
1/f बराबर, वहां पे हमने 1/v प्लस 1/u पढ़े थे, 1/v माइनस 1/u पढ़ेंगे, याद रखना है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये चैप्टर आपका क्लियर होता है। अब हम 5 मिनट के अंदर में पूरा रिवीजन करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा? पहला पॉइंट हमने पढ़ा प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के गुण: प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। ये सभी हमने प्रकाश के गुण पढ़े हैं। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है तो टकरा करके वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं: आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों की दिशा तल पे होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के प्रतिबिंब पढ़े हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं: वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्या? दर्पण किसी चिकने पारदर्शी तल पर एक पृष्ठ पर कलाई करके या तो लाल ऑक्साइड का लेप लगा करके उसे के परावर्तक एक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। दो दर्पण होते हैं: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था? दर्पण के संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़े थे। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। वक्ता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र बोलते हैं। फिर वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। मुख्य अक्ष, वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच के डिस्टेंस को, यानी कि बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस बोलते हैं। दर्पण का द्वारक M और M2 क्या है? दर्पण के द्वारक है। ये समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, ये हमने पढ़ा। और फिर फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में संबंध हमने पढ़ा, F बराबर क्या होता है? R/2, ये हमने पढ़ा। और फिर क्या पढ़े? गोली दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूला 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसमें हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण में सभी माइनस में होते हैं, उत्तल दर्पण में सभी प्लस में होते हैं सिवाय U को छोड़ करके। और अवतल दर्पण में यदि वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो V का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? रेखीय वर्धन, M बराबर I/O। M बराबर क्या पढ़े थे? I/O पढ़े थे। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेखीय वर्धन। और M बराबर क्या पढ़े थे? -V/U पढ़े थे। प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात को रेखीय वर्धन बोलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा फिर हमने प्रतिबिंब पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत पे होगी तो बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ये हमने पढ़ा था। 6 केसेस पढ़े थे। 6 केसेस पूरे इमेज बना करके अच्छे समझाया थे, या उसको समझ लेना आपको। तो ये आपको, इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? प्रकाश अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश या तो अवलंब की ओर झुकेगी या अवलंब से दूर हो जाएगी। प्रकाश की घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं: आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही दिशा तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या sin I तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin R का अनुपात एक नियतांक होता है। और हमने पढ़ा कि जब वस्तु सरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। फिर दूसरा पढ़े थे कि जब वह प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हो जाएगी, तो ये हमने पढ़ा था। फिर अपवर्तनांक पढ़े थे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा क्या माध्यम के अपवर्तनांक क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। यहाँ पे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। फिर हमने वाटर ग्लास का लिखे थे, ग्लास अपन क्या हो जाएगा? वाटर आ जाएगा, ये हमने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये हमने पढ़ा था। और इसके बाद हमने लेंस पढ़ा था कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जो गोलीय समतल पृष्ठ या गोलीय समतल पृष्ठ से घिरा हुआ था उसे हम क्या बोलते हैं? लेंस। अवतल लेंस जो बीच में
पतला तथा किनारों पे मोटा होता है अवतल लेंस होता है, और जो किनारों पे पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। तो ये था कंप्लीट चैप्टर दोस्तों। मेहनत की लौ जलाओ डर को दूर भगाओ, मेहनत की लौ जलाओ डर को दूर भगाओ, प्रकाश के इस अध्याय में पूरे अंक पाओ। अगर समझ में आया है आज ये ज्ञान तो लाइक करो, शेयर करो और टॉपर इंसान बनो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।